हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान रथ आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी जन 2026 में आई हुई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। उन सभी सवालों के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं यहाँ पर, जो मॉडरेट टू टफ है। चलिए तो बिना किसी देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मत दिया। सभी चुनाव में ऐसा ही होता है। वोटर लिस्ट में जितने नाम होते हैं सबके सब तो वोट डाले नहीं जाते। कुछ घर पर आराम से सो रहे होते हैं, तो समाज का ठेका सबने नहीं ले रखा है, कुछ ही लोग जाते हैं। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को अपना मत दिया। इस चुनाव में केवल दो ही उम्मीदवार हैं, एक एक्स है और एक वाई है। जितने भी मत गिरे उसमें से 60% एक्स के पास गए और बाकी के जो 40% रहे हैं वो आपके वाई के पास गए हैं। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले तो आपको पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। यहाँ पर वाई को मिले मतों की संख्या दे रखी है, कुल संख्या आपको क्या बताना है, कुल मतदाता बताने हैं। मान लीजिए कुल मतदाता आपके पास 100 है। 100 क्यों माना है, क्योंकि प्रतिशत में बातें दी है, सारी शर्तें प्रतिशत में दे रखी हैं। तो कुल मतदाता कितने हो गए, 100 हो गए। ये पंजीकृत है, ये वोटर लिस्ट में नाम है इन लोगों के। तो वोट कितनों ने दिए हैं, वोट दिए हैं आपके 70 ने ओनली, 70%। 100 का 70% क्या होता है, 100 का 70% 70 ही होगा। तो 70 ने वोट दिए हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। अब चुनाव में दो लोग खड़े हैं, एक एक्स खड़ा है, एक वाई खड़ा है, और कहा है कि एक्स को 60% मत मिले हैं, तो 40 किसके पास गए, इसके पास गए। ये प्रतिशत किसका है, ये प्रतिशत इसका है, यहां से ये है। 70% जो था वो यहां से था, अब 60% जो है जिन मतदाताओं ने वोट डाला है ये यहां से है। तो 60% निकालने का तरीका क्या है, 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटाओ और इसके इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो गया आपका 42। यानी कि यदि कुल मतदाता 100 है तो एक्स के पास 42 मत पड़े। इस हिसाब से वाई के पास कितने पड़े, वाई के पास फिर आपके 28 पड़ गए हैं। 42 प्लस 28 कितना हो गया, 70 हो गया। ये जो 28 मत पड़े ये हमारी शर्त के हिसाब से पड़े हैं, पर उसने कुछ और दे रखा है। उसने कहा है मत तो 8400 पड़े हैं, यानी कि हमारा जो 28 है कहीं ना कहीं सवाल के 8400 के बराबर है। एक किसके बराबर होगा, एक होगा आपका 84 100/28 के बराबर। कितनी बार गया आपका, ये 300 आ गया। यहां से वैल्यू किसकी निकाल लिया, मान किसका निकालना है, मान निकालना आपको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या का। कितने हैं, 100 है, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू इसी में आप 100 का और बड़ा कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई 30,000। यानी कि कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो क्या होगी, 30,000 होगी। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीमें प्रदान करता है। कोई वस्तु वो बेच रहा है, एक विक्रेता है, उस पर निम्नलिखित छूटें देता है। और छूटें क्या है वो, एक तो 34% की डायरेक्ट दे रहा है, कि जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए की वस्तु है तो उस पर 34 रुपए की छूट दे रहा है। दूसरी छूट वो पहले 37% की और जो बचेगा उस पर 8% की। और तीसरी छूट 7% की और उसके बाद 27% की। ये सवाल जो है इसको आपको पूरी तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा हमारे लिए। तो पूछा क्या गया है कि ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक छूट कौन सी है, स्कीम कौन सी है। सबसे कम लाभ ग्राहक को कब होगा, जब उसको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा तभी होगा। यानी कि यदि दुकान खरीद, ये आपका खुदरा विक्रेता जो है जिस भी स्कीम में कम छूट देगा
उसमें ग्राहक को ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा और वही हमारे लिए फिर आंसर होगा। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें कम छूट मिली है। तो इसको देखिए आप, इसमें डायरेक्ट 34 है, तो 34 का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो 34 है ही। दूसरी छूट देखिए, जब क्रमिक छूटें हों तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है, यानी कि इन दो को जोड़ना है, इस चीज पर ध्यान रखना है। और छूटों में क्या है, छूटों में ये दोनों माइनस होंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ ए माइनस होगा और ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ माइनस आने वाला है और यहाँ प्लस आने वाला है। इसका मतलब है जब आप इनको जोड़ोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको घटाना है, सीधी सी बात है। इनको जोड़ के देखिए आप, 37 और 8 को, ये 40 से ऊपर जा रहा है, 40 से ऊपर जा रहा है। और घटाना क्या है, घटाना दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या घटानी है। तो घट के भी 34 तो नहीं आने वाला, ये 40 से प्लस जा रहा है हमारा, घट के 34 कैसे भी नहीं आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता फिर हमारा। इसको चेक कर लेते हैं, 7 और प्लस 27 कितना हो गया, ये 34 हो गया। क्या हो रहा है इसमें से, कुछ घट रहा है वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू घट रही है। इसके हिसाब से जब आप 7 गुणा 27 करोगे और 100 का भाग दोगे उसमें, तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी। यानी कि ये जो वैल्यू है अब 34 से कम आने वाली है, 34 से कम आने वाली है हमारी ये वैल्यू। और हमारे आंसर के लिए क्या सही था कि जो भी छूट सबसे कम होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसी स्कीम में ग्राहक को सबसे ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा, P और Q मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। P और Q की क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है कि यदि P और Q नल जो हैं उनको 6 घंटे तक बराबर चलाया जाए तो आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। यदि P अकेले उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तो Q अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने समय में भरेगा, वो आपको ज्ञात करना है। जरूरी नहीं कि हर सवाल के लिए आप फॉर्मूला पकड़िए या फॉर्मूले से कीजिए, इसको जरा समझिए। जब भी ऐसा समय दिया हो कि दोनों का समय दिया हो और इससे दुगना तिगुना कुछ यहाँ दिया हो, एक का समय दिया हो, तो P प्लस Q जैसे आपको पता है 6 घंटे में भर रहे हैं और P अकेले उसको 12 घंटे में भर रहा है। तो P ने जब 12 घंटे में पूरी टंकी भरी तो आधी या 6 घंटे में उसने कितनी भरी होगी, क्योंकि जब साथ में चले ये दोनों तब खाली 6 घंटे चले, तब तो ये 12 चला नहीं, क्षमता 12 की है खाली, तो इसने 6 घंटे में कितनी भर दी होगी। अगर खाली हम P को 6 घंटे चलाएं, 12 ना चलाएं, तो टंकी कितनी भर देगा, ये टंकी भर देगा आधी। आधा समय लेगा तो आधी फिर टंकी भी भर देगा। 12 का समय कितना ले लिया हमने, आधा ले लिया, तो जब P आधा समय लेगा तो सीधी सी बात है कि आधी टंकी भरेगा। यहाँ पर टंकी पूरी भर रहा था, एक टंकी भर रहा था, यहाँ आधी भर रहा था, तो 6 घंटे में आधी भर दी इसने। तो फिर Q ने फिर क्या भरी होगी, Q ने भी फिर 6 घंटे में आधी ही भरी होगी, क्योंकि आधी ही शेष रही थी, आधी तो हमारी P ने भर दी, तो आधी भरी वो किसने भरी होगी, वो Q ने भरी होगी। तो सीधी सी बात है कि 6 घंटे में Q ने आधी भरी होगी। भरवानी कितनी है, भरवानी हमें चौथाई है, यानी कि आधी की भी आधी भरवानी है, इसकी आधी भरवानी है। जब टंकी को आधा करोगे तो समय को भी आधा कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 घंटे आपको यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी है। पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 6 घंटे में भरता है। 3 जो पाइप टंकी में लगे हुए हैं उनमें 2 की कैपेसिटी क्या है कि यदि हम ए को खाली चलाएं तो ये 4 घंटे में टंकी भर देगा पूरी, और खाली बी को चलाएं तो 6 घंटे में भर देगा। और पाइप सी जो है वो 12 घंटे में खाली करता है। ये इन तीनों पाइपों की अलग अलग क्षमता है। कब है, तब ए को चलाएं, बी और सी को बंद रखें तब ए की क्षमता है, बी को चलाएं, ए और सी को बंद रखें तब ए बी की क्षमता है, और सी को चलाएं, ए और बी को बंद रखें तब सी की क्षमता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, हुआ क्या, 2 को बंद रख रहे हैं, एक को चला रहे हैं, पहले ए चल रहा है तो बी और सी बंद है, 1 घंटे तक चला,
1 घंटे के बाद ए को बंद किया गया, बी चलाया गया और सी पहले ही बंद है। अगली बार क्या हुआ, ए और बी दोनों बंद हुए तो सी को चलाया, सी क्या करेगा, खाली करेगा। ए और बी भर रहे हैं और सी हमारा खाली कर रहा है। तो करना कैसे है, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। क्षमता लिख लेते हैं इनकी साथ दोनों की, तीनों की। ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ऐसे ही लेना है। फिर क्या लेना है हमें, इनका लासा लेना है। कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। इसका भाग आप इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका भाग इसमें दीजिए, 2 बार जाएगा। इसका भाग इसमें दीजिए, 1 बार जाएगा। मान लीजिए कि हमें टंकी के 12 भाग भरने हैं। टंकी को मान लीजिए कि 12 भागों में बांटा गया है, 12 भाग हमें भरने हैं। इस हिसाब से, इस शर्त के हिसाब से ए जो है हमारा पर घंटे 3 भाग भरता है, बी पर घंटा 2 भाग भरता है और सी पर घंटा 1 भाग खाली करता है। स्टार्ट में क्या किया था हमने, सिर्फ इसको चलाया था, इन 2 को बंद रखा था। तो पहले घंटे 3 भर गए होंगे। दूसरे घंटे में क्या हुआ, इसको बंद कर दिया, खाली इसको चलाया। तो 2 घंटे में कितने भर गए, 5 भर गए। और तीसरे घंटे में क्या हुआ, इसने 1 भाग खाली कर दिया क्योंकि हमने इन 2 को बंद कर रखा था। तो 3 घंटे में हुआ क्या, 3 घंटे में आपकी 5 ये 1 माइनस 4 भाग भर गए। टंकी के 4 भाग भर चुके हैं आपके 3 घंटे में। भाग कितने हैं, 12 है। 4 तिया 12 नहीं करना है क्योंकि आखिरी में होगा क्या, ये खाली करेगा। इस पर विशेष ध्यान देना है। तो इस नंबर तक नहीं पहुंचना है, इससे थोड़ा पहले 3 का जहां गुणा कर रहे थे, अब हम 2 का गुणा करेंगे। कितने भाग भरेंगे, 8 भाग। तो यहां कितने हो गए, यहां पे 6 घंटे हो गए। यदि इन 3, इस जो नियम दे रखा है कि 1-1 घंटे चलाना है, इसके हिसाब से आपके 6 घंटे में 8 भाग भर गए। अब कहानी क्या होगी, अब कहानी ये होगी कि अब जो पाइप खुलेगा वो 1 खोला जाएगा। 6 तक कहानी क्या है, एबीसी एबीसी 3-3 के सेट में खत्म हो गई। अब 7वां घंटा जो आएगा वो ए का आने वाला है, ए चलाया जाएगा। और ए जो है 1 घंटे में कितने भाग भरता है, 3 भाग भरता है। तो ये 3 भाग भर देगा। अब कहानी क्या है, 11 भाग भर चुके हैं। और यहाँ घंटे कितने हो गए, यहाँ पर 7 घंटे हो गए। 11 भाग भर चुके हैं, 7 घंटे हो गए हैं। अब नंबर किसका आया, अब नंबर आपका बी का आया। किसका आया, बी खोला जाएगा। बी क्या करेगा, बी जो है 1 घंटे में 2 भाग भर रहा था। 1 घंटे में 2 भाग भर रहा था। हमें भरवाना कितना है, 11 हमारे भाग भर चुके हैं, 12 हमें टोटल भरवाने थे। कितना बचा है, 1 भाग बचा है, 1 भाग बचा है। वो 2 भाग में 1 घंटा ले रहा है, तो 1 भाग में कितना घंटा लेगा, आधा घंटा लेगा। फिर बी कितना लेगा, आधा घंटा लेगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा आपका 7.5 घंटे। 7 घंटे पहले लग गए, आधा घंटा आपका बी ने ले लिया। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी की आधी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। आपको उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। एक और सवाल देख लेते हैं। 1 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक कार की औसत चाल जो है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पी का मान ज्ञात करना है। औसत का सीधा सीधा सा फंडा है, औसत बराबर है कुल बटे कुल, कुल बटे कुल। जैसे कि मैं औसत चाल निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, औसत चाल निकाल रहा हूं। तो चाल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहां पर आपकी कुल दूरी हो जाएगी और यहां पर आपका कुल समय हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि दूरी की जगह हमें दूरी लेनी है और समय की जगह हमें समय ही लेना है। आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेना ये है और मात्रक समान लेने हैं। अगर हमने कोई चीज किलोमीटर में ली है तो अगली चीज भी किलोमीटर में ही आएगी। चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। समय घंटे में ही आएगा। पहले इसको देखते हैं। वो कह रहा है एक दूरी चली गई जिसकी 2 भागों में जिसको बांटा गया आधा और फिर आधा, 2 भागों में बांटा गया है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से लेके यहां तक जाता है और उसने इसको 2 भागों में बांट दिया, तो आपको क्या करना है, पूरी दूरी को मान लीजिए कुछ भी, जैसे अपनी सुविधा के हिसाब से मैंने 2D मान लिया। सुविधा कैसी है, यहाँ पर dd हो जाएगा दोनों तरफ, इसलिए सुविधा है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास है कुल दूरी का। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी मेरी 2D हो गई। बटे में क्या करना है, मुझे कुल समय लेना है। अब समय डायरेक्ट तो समय दिया नहीं है, पर दिया क्या है, दिया कुछ ऐसा है कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधी दूरी चला, आधी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो आधी दूरी में लगा समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आधी दूरी मुझे पता है, आधी दूरी कितनी है, d है, और आधी दूरी की मुझे चाल पता है, चाल कितनी है, 60 है। तो आधी दूरी में लगा समय कितना हो गया, d/60 हो गया। कितना हो गया, d/60 हो गया। और फिर कहानी क्या है, फिर कहानी कुछ ऐसी है कि बाकी आधी दूरी 30 के हिसाब से चली है, तो फिर समय कितना लग गया, फिर समय आपका d/30 लग गया। इससे क्या होगा, d से d आपका कट जाएगा और यहां से जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या आएगी, औसत चाल आएगी। ये सवाल जो है औसत वाले जो है, इसी पे ध्यान देना, आपको कुल दूरी और कुल समय पर दिमाग लगाना है खाली। ये होता है वैसे तो सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका, 2x/(x+y) लगाते हैं, पर कभी आधे को वो पौना भी कर सकता है, कभी 1/8 दूरी भी कर सकता है। तो इसको जरूर याद रखना है कि करना कुछ ऐसे है, पूरी दूरी माननी है, उसके हिसाब से समय लेना है। सेम कहानी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय है। तो यहाँ दूरी कितनी चली है उसने, यहाँ दूरी इस फॉर्म में दी है, 1 घंटे में चाल ये थी और 1.5 घंटे तक चाल ये रही। तो घंटा प्लस घंटा का गुणा हम जब चाल में करेंगे तो क्या आएगा, दूरी आएगी। तो ये दूरी ही तो है, 1 × 60 जो है क्या है, वो दूरी ही तो है। सेम कहानी यहाँ है, 1.5 घंटे तक वो इस चाल से चला है, तो ये भी दूरी है कि 1.5 घंटे में कितनी दूरी कवर की होगी उसने, कुछ ऐसी दूरी कवर की होगी। जो कुल दूरी बन गई आपकी, और कुल समय कितना है, 1 घंटा ये है, 1.5 घंटा ये है, कितना हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 5/2 हो गया। और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगी औसत चाल। औसत चाल क्या है आपके 58। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी का यहां से मान आ जाएगा आपका। त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंब है एसी और आपको एक कोण दिया है डीबीसी बराबर 65 अंश। फिर एक बीसी पर एक बिंदु ई दिया है और कोण दिया है सीए ई बराबर 30 अंश। आप त्रिभुज या कोई भी डायग्राम बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों भुजा बराबर बना दें, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ा बनाना है। समबाहु त्रिभुज बिल्कुल नहीं बनाना, कुछ ऐसा बना दीजिए आप। क्या लेना है, ए बी सी है, क्या दे रखा है पहले, बीडी लंब है एसी पर, यानी कि बिंदु बी से एक लंब डाला गया है एसी पर, उसका नाम है बीडी। तो लंब है, लंब जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा डाल दिया, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब क्या है, डीबीसी कहा हुआ कौन, डीबीसी कितना है, 65 अंश है, ये वाला कौन है आपका 65 अंश। इसके बाद क्या है, बीसी पर कोई बिंदु है, बीसी पर कोई बिंदु है ई, और उस कोण का नाम दिया है सी ए ई। सी कहां है, सी ए ई, यहां पर कोई आपका बिंदु है, ये ऐसा कोई बिंदु, ये सी ए ई, ये दिया है आपका 30 अंश। सी ए ई जो है आपका 30 अंश दिया है। क्या ज्ञात करना है, ए ई बी की वैल्यू निकालनी है, ए ई बी, ये जो कोण है आपका, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा फिर, इसको जरा देखिए आप, ये क्या है, 90 अंश है, ये क्या है, 65 अंश है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है यहां पर, ये वाला कौन सा, सी डी बी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। इस हिसाब से ये आपका आया 25 अंश। 90 ये हो गया, 65 ये हो गया, बचा कितना, 25। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया आपका। अब इस कोण को समझिए जरा, ये कोण जो है वो इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको,
कौन सा? ACE त्रिभुज जो है उसका बहस कोण है ये। और बहस कोण प्रमेय क्या होती है? ये सारे हाई स्कूल के क्वेश्चन है। बहस कोण प्रमेय क्या होती है कि बहस कोण, त्रिभुज का बहस कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, दूर वाले कोणों के योग के बराबर। ये कोण जो है वो इसका प्लस इस इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 30 ये हुआ, 25 ये हुआ, ये कितना हो गया? 55। ये आपका 55 अंश आ गया। पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% हानि पर बेची और मोहिनी ने उसे रूपसी को 8% लाभ पर बेचा। एक हमें संबंध दिया है, किसमें दिया है? पूनम, मोहिनी और रूपसी। रूपसी में एक किताब इनके द्वारा बेची गई, इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, और जिस संबंध से बेची है वो संबंध हमें आपको याद करना है। मान लीजिए किताब जो है 100 रुपए की थी, पूनम ने इसको 5% हानि पर बेची। तो किताब अगर 100 रुपए की थी तो 5% की हानि पर बेचने से इसको कितने की पड़ी? मोहिनी को ये 95 रुपए की पड़ी। किसके हिसाब से? 100 के हिसाब से। मोहिनी ने क्या किया? इस किताब को रूपसी को बेच दिया और 8% के लाभ पर बेचा। ये 5% की हानि पर था, तो रूपसी को कितनी पड़ी ये किताब? 8% लाभ का मतलब है कि 108 में बेचा है इसने, कुछ इतने रुपए की पड़ी। जिस किताब की कीमत पूनम के पास 100 रुपए थी, वो किताब रूपसी के पास इस रुपए में पहुंची। सवाल को आगे देखिए। यदि रूपसी ने वो कह किताब 1539 रुपए में खरीदी, तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। रूपसी ने जितने रुपए में खरीदी है किताब, उसका वास्तविक मूल्य आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 1539। हमारी शर्त के हिसाब से मूल्य ये है, सवाल के हिसाब से मूल्य ये है। इस बात का मतलब है ये वैल्यू कहीं ना कहीं इस वैल्यू के बराबर है। 95 गुणा 108 बटे 100 जो है कहीं ना कहीं 1539 के बराबर है। गुणा करने का ध्यान रखिए कि गुणा तब तक नहीं करना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। कोशिश करनी है कि सवाल के आखिरी में गुणा करें। तो ये वैल्यू इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? ये सब बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा, 1539 बटे 95 गुणा 108। 100 आपका नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? वैल्यू आपकी इसको निकालनी है, पी की निकालनी है। और पी के पास जो वस्तु थी कितने रुपए की थी? 100 रुपए की थी, यानी कि 100 का गुणा और कर दीजिए आप यहाँ पे आके। तो इस सबको जो आप हल करोगे तो यहां से आंसर निकल कर आएगा 1500। यानी कि पूनम के पास जो किताब थी उसकी कीमत 1500 रुपए थी।